नमस्कार किसान भाइयों। आज अपन मिट्टी में पैसा या तो खाद डालने से पहले यह जान ले खरीफ फसलों को संतुलित खाद प्रबंधन, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी जाती है क्योंकि यह साल ऐसा है कि आपको खाद टाइम पर मिलेगा नहीं मिलेगा ये बोल नहीं सकते हैं। इसीलिए आपको सही ढंग से उसका यदि आप मिलता है तो सही ढंग से उसका यदि आप वापर कर सकते हैं तो वो इसमें आपको बताया जाएगा कि कैसा करना चाहिए। उसके पहले कुछ और जानकारी दी जाती है। ये देखो, ये अपने पूरे भारत भर का है। 1950 में बाद रासायनिक खादों का उपयोग शुरू हुआ है। खादों का उपयोग वो साल के अंदर 70 लाख मेट्रिक टन हुआ करता था। 65 में उसका अच्छा असर दिखने पड़ा। संकर किस्में आ गई उसमें अंदर, वो खाद का जो वापर जो है वो बढ़ने लगा है। 1986 में कितना हो गया, 90 लाख मेट्रिक टन, और 2025 में वो खादों का उपयोग हो गया 605 लाख मेट्रिक टन। बोले तो 70 लाख से लेके तो 605 लाख, और इस साल 2026 में इतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये भी नहीं बता सकते आज। और वैसा सरकार ने पूरा रिस्ट्रिक्शन लाया हुआ है कि खाद कितना देना, किस काश्तकार को कितना देना है, एकड़ के लिए कितना देना है, यूरिया कितना देना है, पोटैश कितना देना है और फॉस्फेट कितना देना है, वो हिसाब से आपको जो एनपीके की जो खाद मिलते हैं वो भी कितने मिलेंगे, इसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन आने वाला है। और वो कुछ दिनों में आपको मालूमात पड़ेगा कि भाई अपने को तो 10 गोनी लगती है पर आज अपने को 5 ही गोनी मिल रही है, क्योंकि उसको आपको बताना है कि मेरे पास में इतने एकड़ में सोयाबीन, इतने एकड़ में ये है, उसके हिसाब से आपको खाद मिलने वाला है। तो इसके लिए आपको क्या है, वार्षिक खाद की खपत, यूरिया की खपत 3,35,000 मेट्रिक टन, पूरा एनपीके बोल तो नत्रस, स्फुरद और पालाश 1,50,000 मेट्रिक टन, डीएपी नत्र और फॉस्फेट 1,10,000 मेट्रिक टन, और म्यूरेट ऑफ पोटैश, एक तो लाल कलर में आता है, दूसरा सफेद में आता है, उसका 35,000 मेट्रिक टन। इसकी अपनी ऐसी वार्षिक खपत है। फसलों के 16 पोषक तत्वों में 16 पोषक तत्व अपने को फसल को लगते हैं। उसमें क्या है, हवा पानी से मिलने वाला है O2, CO2 और H2, और अपन जो बाजार से लेते हैं वो नत्र, स्फुरद और पालाश। द्वितीय पोषक तत्व जो है मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर, और सूक्ष्म पोषक द्रव्य बहुत कम इसमें लगते हैं, वो है फेरस, मैंगनीज, जिंक, मॉलिब्डेनम, कॉपर, बोरॉन और क्लोरीन। ये ऐसे 16 पोषक द्रव्य अपने को फसल के लिए लगते हैं। अब खाद की आवश्यकता क्यों है? मिट्टी में सभी जो अपना मिट्टी है, जो अपने खेत है, वो मिट्टी के अंदर ये सभी है, लेकिन विभिन्न कारणों के वजह से उनकी मात्रा कम होते जा रही है। बोले तो मिट्टी का अपना जो है कस बोलते हैं उसको अपन, वो कम होते जा रहा है। इसीलिए अपने को ऊपर के खाद का प्रबंधन करना जरूरी होता है। फसल की अच्छी वृद्धि, अपेक्षित पैदावार प्राप्त करने के लिए बाहर से खाद द्वारा पोषक तत्वों की आपूर्ति करना आवश्यक होती है। जो मिट्टी है उसको अपन यदि बलवान बनाते हैं तो ये रासायनिक खाद आपको कम डालने पड़ेंगे, और उसके अंदर भी आप जैविक खादों का उपयोग करते हैं, सेंद्रीय खादों का उपयोग करते हैं, तो रासायनिक खाद दिन ब दिन कम हो सकते हैं। इसलिए आपको मिट्टी बलवान बनाना बहुत जरूरी है। खादों के प्रकार, सरल उर्वरक, इन खादों में केवल एक ही मुख्य पोषक तत्व होता है। सरल उर्वरक बोले तो क्या हो गया, यूरिया, इसमें सिर्फ आपको नाइट्रोजन मिलेगा। सिंगल सुपर फॉस्फेट, उसके अंदर सिर्फ आपको फास्फोरस मिलेगा, गंधक मिलेगा, और पोटैश के अंदर सिर्फ पोटैश मिलेगा। ये सरल है। मिश्रित में क्या मिलेगा, संयुक्त और सरल खादों में भौतिक रूप से आपस में मिलाकर तैयार किए जाते हैं। अभी मिश्रित में क्या होता है, समझो आपको 18-18-10 मिलाना है, वो हिसाब से आपको नाइट्रोजन लेती है फैक्ट्री, अलग से फास्फोरस लेती है और अलग से पोटैश लेती है। उसका पूरा मेल जमा के ये मिश्र खाद बन जाता है।
और संयुक्त में क्या होता है, संयुक्त खाद ये कभी भी अपने लिए अच्छा होता है। संयुक्त खाद में क्या होता है, आप उसका एक दाना भी लोगे तो उसके अंदर आपको वो पूरा उसका कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा। बोले तो आपने 10-26-26 लिया है या डीएपी लिया है, तो डीएपी के एक दाने के अंदर आपको 18% नाइट्रोजन और 46-46% फास्फोरस मिलेगा। 10-26-26 में तीनों एक दाने में मिलेगी, इसलिए संयुक्त होता है। मिश्र में क्या होता है, सब अलग अलग होते हैं। अब मिश्र खाद लगना जो है वो देरी से लगता है, संयुक्त खाद उससे आधे दिन में लगता है। बोले तो मिश्र खाद लगने को यदि 18-20 दिन लगेंगे, तो संयुक्त खाद आपका 8 से 10 दिन में पौधों को लगना चालू हो जाता है। अभी बल्क फर्टिलाइजर में जानकारी, सरल खाद में क्या क्या आता है, यूरिया, सिंगल सुपर फॉस्फेट और पोटेशियम सीधे सीधे है। जैसा आपको खेती के अंदर आज पहले जो मैं आगे बताऊंगा आपको कौन से क्रॉप के लिए कौन सा खाद देना है, वो हिसाब से बताए। मिश्र खाद में 20-20-0, 18-18-10 और 10-20-20 ये मिश्र खाद है। और संयुक्त खाद में डीएपी है, 10-26-26 है, 12-32-16, 8-21, 9 ये खाद है। और दीपक की नई तकनीक है क्रॉपटेक, स्मार्टेक और सोलूटेक, ये नई तकनीक है। ये नए तकनीक के खाद आपको लेना लीजिए। इसके अंदर आपको कुछ सूक्ष्म जो न्यूट्रिएंट्स है, मैंने जो बताया आपको, फेरस, मैंगनीज, बोरॉन, ये उसके अंदर आपको मिल सकते हैं। अब रासायनिक खाद के प्रकार, नाइट्रोजन युक्त में क्या है, अमोनियम नाइट्रोजन खाद एक आता है, उसके अंदर अमोनियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड। नाइट्रेट नाइट्रोजन में सोडियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट आता है। अमोनियम नाइट्रोजन में अमोनियम नाइट्रेट, कैल्शियम, अमोनियम नाइट्रेट और अमाइड में यूरिया आता है। ये आपको नाइट्रोजन युक्त खाद के अंदर इतने आपको विभिन्न इसके अंदर मिल सकते हैं, वो आप ले सकते हैं। जो आपके बाजार में अवेलेबल होगा वो खाद लेते टाइम में आपको आपका दुकानदार भरोसे वाला चाहिए, बिल चाहिए ताकि कुछ गड़बड़ ना हो। इसीलिए आपको खाद इस साल जो लेना है वो पूरा उसकी पूरी चौकसी करके ये करके ही आप खाद खरीदो, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे जगह पे गड़बड़ होना चालू हो गए। फास्फोरस में क्या है, पानी में घुलने वाला एक फास्फोरस है, उसको ट्रिपल सुपर फास्फेट बोलते हैं। वो बहुत कम पैमाने में अपने को बाजार में मिलने वाला है। एक सिंगल सुपर फास्फेट आता है, वो जो आप सिंगल सुपर फास्फेट में दो तरीके आते हैं, एक पाउडर फॉर्म में आता है और एक ग्रेनुअल फॉर्म में आता है। ग्रेनुअल फॉर्म के अंदर जो आता है वो यदि आपको वो काश्तकार क्यों नहीं पसंद करता है, उसके दाना फूटेगा नहीं फूटेगा वैसे दिखेगा ऐसा लगता है, इसलिए वो लेते नहीं। पर वो आप लेंगे तो उसके फायदे ये है कि उसके बोरॉन और जिंक है, उसको बोरोनेटेड सुपर फॉस्फेट बोला जाता है। साइट्रिक एसिड में घुलनशील डाई कैल्शियम फॉस्फेट आता है और घुलनशील सूरज का रॉक फॉस्फेट और बोन मील आता है। पोटेश में क्लोराइड युक्त खाद म्यूरेट ऑफ पोटेश और सल्फेट ऑफ पोटेश। म्यूरेट ऑफ पोटेश ये जो ऐसी चीज है, ये व्हाइट वाली जो चीज है ये पानी में घुलती है और लाल वाला जो है वो पानी में घुलता नहीं है। और सल्फेट ऑफ पोटेश ये जो चीज ऐसे ये पानी में भी घुलती है, आप इसको छिड़काव भी कर सकते हैं उसके प्रोपोर्शनेट में। खाद्य तत्व, अभी यूरिया में क्या है, एन 46% एन है, पी और के नहीं है। आपको एक बोरी लेते हैं, वो बोरी आती है 50 किलो, उसके अंदर आपको नाइट्रोजन कितना मिलना है, सिर्फ 23% मिलना है। सिंगल सुपर फास्फेट में 16% है तो बोरी के अंदर 8% मिलना है। म्यूरेट ऑफ पोटेश 60 है तो 30 मिलना है। ये जो कुछ भी खाद पे लिखा रहता है 18 से 41, बोले तो एक गोनी के अंदर 9 और 23, ऐसा हर गोनी के अंदर जो लिखा रहता है उसके आधा आपको उसका वो एनपीके मिलता है। जैविक सामग्री, मिट्टी, कार्बन घटकों के सही प्रमाण, जीवाणु की संख्या, लाभदायक सूक्ष्मजीवों की मौजूदगी, नमी, मिट्टी में पर्याप्त गीलापन होना चाहिए और मिट्टी का पीएच, मिट्टी न ज्यादा अम्लीय हो न ज्यादा क्षारीय हो। खाद का असर यदि आपको जरूरी अच्छे से चाहिए तो इस टाइम आपकी मिट्टी रहना जरूरी है। अब रासायनिक में आपको बताया मैंने, नत्र कितने दिन में मिलता है, स्फुरद कितने दिन में और पालाश कितने दिन में। वही विद्राव्य खत बोले तो परिस 1919, परिस 1261, परिस
05234 ये खाद कैसे मिलते हैं? उसमें का नत्र 1 से 6 घंटे मिलता है, स्फुरत 15 दिन में मिलता है, पाला 4 दिन में, कैल्शियम 6 दिन में। ये कौन सा खाद कितने दिन में मिलता है पौधों को, ये इसमें दिया गया है। और ऑर्गेनिक चिलेटेड जो आते हैं वो कितने देर में मिलते हैं बोले तो विद्राव्य खाद में 2 चीजें, विद्राव्य और ऑर्गेनिक चिलेटेड, ये कितने घंटे में और कैसे मिलते हैं ये इसमें आपको बताया गया है। इस हिसाब से आपका उसको उपयोग करना जरूरी है। नैनो खाद मार्केट में आए हुए हैं। आपको हर जगह दुकानदार बोलेगा भाई आपको 2 बोरी चाहिए तो एक आपको नैनो 1 लीटर या 2 लीटर लेना पड़ेगा। उसका एक बोरी का 1 लीटर उसका फायदा करेगा ये नहीं बोल सकते, पर उसका यदि आप यूज कर सकते हो, आपको छिड़काव करना है तो उसका फायदा आपको होता है। तो नैनो खाद बनाने वाली कंपनियां जो है इफ्को है, कोरोमंडल है, आरसीएफ और एनएफएल, इनके आपको पूरे तीनों में एनपीके भी मिलेंगे, पी और के भी मिलेगा और एन भी मिलेगा। आपको यदि ऊपर से छिड़काव करना है तो ये खाद आप नैनो ले सकते हैं और उसका छिड़काव कर सकते हैं। नैनो यूरिया क्या करता है? नाइट्रोजन देने वाला खाद है। नैनो डीएपी नाइट्रोजन और फास्फोरस देने वाला खाद है। पोषक इनमें से जिंक, नैनो कॉपर, नैनो बोरॉन ऐसी जरूर तत्व मिलते हैं। नैनो खाद के फायदे क्या है? मिट्टी की उपजाऊ क्षमता और सेहत में सुधार होता है, क्योंकि आप ऊपर से दे रहे हैं। जब वो पत्ता में जाएगा, पत्ता नीचे जाएगा, जब आएगा तो आपको आपकी प्लांट का जो सेहत है उसके अंदर सुधार होता है। फसलों की पैदावार और गुणवत्ता बढ़ाता है। पौधों में खादों की ग्रहण की क्षमता अधिक होती है। इसे लाने ले जाने में और संभाल रखने में खर्च बहुत कम हो जाता है। बोले तो लाना आपको बैग में लाना है, आप बड़ा खाद लाओगे तो आपको बैलगाड़ी लगाओ, ट्रक लगाओ, ट्रैक्टर लगाओ, पर ये वैसा नहीं है, ये एक बक्से में आता है। यह पूरी तरह से पर्यावरण अनुकूल है। खाद का पूरा असर मिलने के लिए जरूरी बात है जैविक सामग्री, मिट्टी में सेंद्रीय पदार्थों की सही मात्रा होनी जरूरी है। यदि आपका खाद पूरा मिलना चाहिए, पूरा लेना चाहिए पौधों ने, तो उसके लिए क्या चाहिए? मिट्टी में सेंद्रीय पदार्थ की सही मात्रा, लाभदायक जीवाणु चाहिए, नमी भी अच्छी चाहिए, और मिट्टी का पीएच जो बोलते हैं अपन, सामो बोलते हैं उसको, वो संतुलित होना चाहिए। मिट्टी का पीएच आपका वो जो है 7.5 ज्यादा से ज्यादा 8 उसका ही चाहिए, नीचे भी चाहिए नहीं और कम भी नहीं चाहिए। वो मिट्टी आपकी सही ढंग की मिट्टी है जो पौधों को अच्छे से पकड़ के रख सकती है। जमीन में का खाद भी उसका उठाने का काम करती है। यदि ज्यादा पीएच होगा तो खाद भी आपका पूरी तरह उठाया नहीं जाएगा। इसीलिए आपको ये पीएच मेंटेन करने के लिए कुछ खाद आते हैं, वो इसको आपको वापरना जरूरी है। मिट्टी की बनावट, हमारी उपजाऊ जमीन मुख्य रूप से इन 4 चीजों से संतुलित बनती है। 45% माटी होती है, अलग अलग तरह के खनिज और मिट्टी के बारीक कण होते हैं। 25% पानी मिट्टी में मौजूद नमी है। 25% हवा, मिट्टी कणों में मौजूद ऑक्सीजन हवा मिलती है। 5% जैविक सेंद्रीय या सड़ाने वाले कार्बन पदार्थ ये आपके मिट्टी की संरचना करने के लिए। अगर ये संतुलन बिगड़ जाए, ये संतुलन यदि बिगड़ जाता है तो क्या है? पैदावार कम होना, लेकिन आपकी मिट्टी जैविक पदार्थों से 5% प्रमाण बढ़ाते हैं। बाकी 3 घटकों में हवा, पानी और खनिज अपने आप ही सही संतुलन में आ जाते हैं। यदि मिट्टी का संतुलन बनाना है तो आपको कुछ अच्छे उसके अंदर काम करना पड़ेगा। कुछ आपको जो आपकी फसल होती है उसको अंदर ही गाड़ना पड़ेगा। ये करेंगे तो आपकी जमीन सही बन सकती है। ऑर्गेनिक कार्बन ये सबसे बड़ा मायने रखता है। आज के इसमें यहाँ पे पूरा टेस्ट हुआ है। ऑर्गेनिक कार्बन किसी भी जमीन में 0.4% के ऊपर नहीं है। अब वो नहीं रहने के कारण क्या हो गया है? सिर्फ मिट्टी ये सिर्फ फसलों को पकड़ के रखने वाली है। आप जो भी डालते हैं तो उसमें का खाद यदि आपने 1 किलो डाला है, बड़े मुश्किल से आपको 300 से 400 ग्राम मिल सकता है, और बाकी का वैसे ही रहता है, क्योंकि मिट्टी तुम्हारी ये अनउपजाऊ बनी हुई है। इसीलिए वो बनाना,
कार्बन बढ़ाना है तो आपको मिट्टी के अंदर सेंद्रीय घटक, बोले तो जमीन के अंदर का जो कुछ काड़ी कचरा है वो उसको अंदर ही रोटावेटर से दबाना है, कोई सेंद्रीय जो घास आता है उसको दबाना है। ये जिससे आपका ये बोलते या तो हरा बोरू, तुम्हारा ढेंचा, ऐसे चीजें यदि आप जब जमीन में दबाते हैं तो सेंद्रीय कार्बन बढ़ सकता है। अभी ये देखो मैंने जो बताया है 0.4 एकदम कमजोर खेती, ये थोड़ी सामान्य है, और 8 से अधिक यदि मिलता है तो वो स्वस्थ जमीन है, बलवान है, ताकतबाज है। कार्बन अधिक होने के फायदे, सूक्ष्म जीव सक्रियता मिट्टी में मौजूद लाभदायक सूक्ष्म जीवों के कार्य क्षमता और संख्या बढ़ाती है। यदि कार्बन यदि ज्यादा रहा तो जमीन के अंदर जो सूक्ष्म जीव है जो पौधों के लिए काम है वो उसकी संख्या बढ़ जाती है। उपजाऊ और पैदावार मिट्टी का उपजाऊपन बढ़ता है, फसलों को जरूरत पोषक तत्व उपलब्ध में आसानी होती है, जिससे कुल पैदावार में सुधार होता है। यदि कार्बन का लेवल अच्छा रहा तो आपको क्या होने वाला है, जमीन के अंदर जो कुछ भी आपने उर्वरक डाले हुए है उसका अपटेक बोलते हैं अपन, उठाना, पौधों ने उसको उठाना, उसमें सुधार होता है, और उसमें सुधार यदि होता है तो आपके फसल भी अच्छी आनी चालू हो जाती है। कार्बन की मात्रा कैसे बढ़ाएं? जैविक कार्बन की मात्रा जो मैंने बताया आपको क्या करना है, गोबर खाद, केचुआ खाद, वर्मी कंपोस्ट और कंपोस्ट खाद, इससे बढ़ा सकते हैं। मुर्गे का खाद, लेंडी खाद, बकरी भेड़ की खाद या मछली का खाद। बाद में क्या है, विभिन्न प्रकार की खली, नीम की खली, बिनोल की खली, करंज की खली, जो हर जिसमें से तेल निकलता है उसकी यदि खली आप वापरते हैं तो उससे भी आपका कार्बन बढ़ता है। हरी खाद में ढेंचा, बोरू, इसके ये भी आप गाड़ते हैं तो जमता है। और फसलों के अवशेष मिट्टी में मिलाना, बोले तो आपने मकई ली हुई है, उसके बाद में हरभरा लिया, तुअर ली हुई है, चना लिया हुआ है, कपास है, इसको आपने जमीन में ही गाड़ देना है। यदि आप ये हर साल गाड़ेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी जमीन की ताकत बढ़ने वाली है, सुधार होने वाला है, और ये आपको 1 या 2 साल के अंदर उसके रिजल्ट दिखना चालू हो जाते हैं यदि आप ये गाड़ना चालू कर देते हैं। बुआई से पहले बीजों को राइजोबियम, एजोक्टोबैक्टर और पीएसबी की जैसे जीवाणु लगाना जरूरी है। खेत में अंतराल जीवामृत और बीजामृत का प्रयोग करना है, और फसल बदल कर बोना है। वो आपने यदि अभी सोयाबीन डाला होगा तो आप गेहूं डाल सकते हैं, चना डाल सकते हैं। नेक्स्ट ईयर आपको वहां पे क्या करना है, मकई डालो या कपास डालो, ऐसा आपको बदलना है। एक ही एक फसल ना लगाए। खेत में पानी की मिट्टी और खेत में रोकने के लिए मजबूत मेड़बंदी करो। सिंचाई के समय पानी की सही और अनुसार सिंचाई जो करनी है, सही समय पे सही इसमें, और जिसको लगता है उतना ही सिंचाई करनी है। बेमतलब आप ज्यादा सिंचाई करो मत, जितना आपको पानी लगता है फटाफट आप बदलो। यदि ज्यादा सिंचाई करोगे तो पौधों को भी तकलीफ हो सकती है। बिन जुताई खेती पद्धति की मुख्य विशेषता है स्थायी गादी वाफे, जुताई और कीचड़ करने को रोकना, खरपतवार नियंत्रण, फसलों का अवशेष मिट्टी में सड़ना और लोहे के साँचे का उपयोग। ये बिन जुताई। और बिना जुताई खेत में प्रमुख फायदे क्या होते हैं, लागत और समय की बचत होती है, पानी की बचत और सही निकास, मिट्टी की सेहत में सुधार, मिट्टी का कटाव रोकना, बहुफसल खेती और पर्यावरण का संरक्षण। खादों की कमी के कारण उन्हें धोखाधड़ी से बचे। पोषक तत्वों में हेराफेरी, बाजार में कई बार द्वितीय पोषक तत्वों के मुख्य पोषक तत्व बताकर ऊंचे दामों में बेचे जाते हैं। ये हर साल होता है, हर साल अपना किसान भाई उसको उसके पकड़ में आ जाता है, और वो फिर अपना एक ही है कि अपन ने खाद डाल दिया है पर उसका सही मात्रा में अपने को फसल को मिला है, उसका उपयोग हुआ है या नहीं, ये अपन देखते नहीं। ये देखना बहुत जरूरी है। जिप्सम की आड़ में खेल, साधारण पाउडर घटिया सामग्री को जिप्सम खाद नाम पर बेचना चालू कर दिए है। जिप्सम ये कहाँ वापरा जाता है, जहाँ पे जमीन के अंदर पानी
पकड़ के रखी हुई है, ये कीचड़ हो रहा है, वो जा नहीं रहा, उसी इसमें जिप्सम। बाकी जिप्सम नहीं वापरे तो भी चलता है। पर अब इस साल कुछ कंपनियां, कुछ दुकानदार भाई अपने जिप्सम को खाद बोल के बेचे जा रहे हैं, क्योंकि वो सस्ते में पड़ रहा है। नकली ब्रांडिंग ये भी हो रहा है। बहुत सारा खाद महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, गुजरात में पकड़ा गया है। जो नामांकित जो कंपनियां हैं उनके बोरियों में खाद भर के बेचा जा रहा है। और आपको ये अपना जो खुद का अच्छा डीलर है, दुकानदार भाई है अपने, जिसके ऊपर आपका भरोसा है, उससे ही ले और पक्के बिल के अंदर खरीदी करें। खाद देने के सही तरीके, कम और मध्यम अवधि के फसलें, मक्का, ज्वारी, बाजरा, इन फसलों को फास्फोरस और पोटैश की पूरी मात्रा बोए के सामने दी जाती है। नाइट्रोजन की मात्रा कुल मात्रा के 2 अलग अलग भागों में देना है। लंबी अवधि वाले फसल, कपास और गन्ना, इन फसलों को फास्फोरस और पोटैश 2 किस्तों में दिया जाता है। और नाइट्रोजन की खुराक जो है वो 4 भागों में 1 ही किलो देना है। तो 250 ग्राम आपको 4 भागों में देंगे तो उसके आपको ये मिलेंगे। खाद देने की खादों का हमेशा पौधों की जड़ों के पास मिट्टी को थोड़ा खुरच कर, बोले जो आपको खाद देना है तो अपना जो ये होता है लोहे का खुरपा बोलते उसको, उससे आप खुरोचो उसको दोनों बाजू से, उसमें खाद डालो और उसको ढक दो। बोले तो खाद ये ऊपर नहीं गिरना चाहिए, आपको वो मिट्टी के अंदर उसका जाना जरूरी है। किसानों के पास खादों का सही संयोजन और उनकी वास्तविक उपयोगिता के बारे में अधूरी जानकारी है। मिट्टी का परीक्षण अब बिना मिट्टी की जांच कराए अंदाजे खेत में रासायनिक खाद डालना है। जैविक घटकों के खेत की मिट्टी में गोबर या जैविक खाद का इस्तेमाल लगातार कम होते जा रहा है। बुआई के सही समय पर सही ग्रेड का खाद किसानों को आसानी से मिल नहीं पा रहा है। आपको लगता है भाई मेरे को 10-26 नहीं मिल रहा है, तो फिर आप क्या करते हैं, 18-18 10 डाल देते हैं, 15-15 डाल देते हैं। आपकी खेती के लिए जो खाद आपको अच्छा काम करा है वही खाद लीजिए और वही खाद डालिए। अब खरीफ के फसलों में आपने कौन से उर्वरक कैसे देना चाहिए, किस टाइम पे देना चाहिए, ये आपको मैं यहाँ से बताऊंगा। अभी सोयाबीन के अंदर खाद का सही उपयोग, जो अत्यधिक बढ़त, जहां पे फसल अच्छी बढ़ती है, जो जमीन भारी है, उसके अंदर आपको सिर्फ सिंगल सुपर फॉस्फेट 25 बैग 3 बैग एकड़ को और म्यूरेट ऑफ पोटैश 25 किलो इतना ही डालना है। मध्यम सब जमीन है उसके अंदर आपको डीएपी है 12-32-16, 14-35-14 1 बैग, और सल्फर दानेदार या तो सल्फाबुश 2 किलो ये डालना है। सोयाबीन ये जो फसल है ये आपको सल्फर को ज्यादा एक्सेप्ट करती है और उससे सल्फर यदि डालोगे तो आपको फसल भी अच्छी आ सकती है। एक तो दानेदार सल्फर डाल दीजिए, नहीं मिला तो बूस्टर का सल्फाबुश है वो 1 किलो डाल सकते हैं। और जिस खेत में कम बढ़त होती है 20-20-013 और 24-24-08, इसके अंदर 1 बैग और पोटैश आधी बैग ये डालना पड़ेगा। जैविक खाद में आपका वापर करना ही करना है आपको इस साल में। यदि आप जैविक खाद का वापर करते हैं तो आप ये खाद 30% से कम कर सकते हो। इतनी आपको मैं बिल्कुल टोक करके बोल सकता हूं कि आप जैविक खाद यदि वापरते हैं तो इसको 30% कम करो। उसके अंदर 30वें दिन क्या देना है, एनपीके बूस्ट डीएक्स, जिसके अंदर नत्र, स्फुरद, पालाश के जीवाणु है, स्पोर फॉर्म में है, जैसे आएगा वैसे निकलेंगे और वो काम करना चालू करेंगे। फूल फल बनने की अवस्था में आपको फास्फोरस की बैक्टीरिया देना है, बोले तो पी बूस्ट डीएक्स देना है आधा किलो, कोई ज्यादा नहीं है, ये भी आपको आधा किलो देना है, ये भी आधा किलो देना है। इसका खर्चा बहुत कम है। मेरा एक ही कहना है आपको, आपके पास में जितने भी फसल होगी उसका कुछ हिस्सा ये करिए, कुछ ना करिए, और आपको फसल उसमें कैसी आती है ये देखिए। उसके बाद में फिर आपको लगेगा नहीं अपन ने ये वापरना जरूरी था। फिर आप क्या करोगे, जब रबी का फसल लोगे तो आप इसका वापर चालू कर देंगे। जब दाने भरने की अवस्था आती है तो आपको पी बूस्ट डीएक्स आधा किलो और केलिप डीएक्स आधा किलो ये दोनों मिला के आपको डालना है। और घुलनशील खाद का छिड़काव आपको करना जरूरी पड़ता है जब फसल बढ़ती नहीं है। तो उसके लिए क्या करना है, परिस
19 20 लीटर पंप के लिए आपको 125 ग्राम लेना है। उसके क्या होगा, शाखाएं बढ़त हो जाएगी और शाखाएं और फुटवा होना है आपको अच्छे से। तो 1261 125 ग्राम फूल आने की अवस्था में आपको 05234 जैसा यहाँ पे बताया है, और फली की अवस्था में 13045 या तो बिग बी। ये जो आपको यहाँ पे जो प्रमाण दिए गए हैं, ये 20 लीटर पंप के लिए इतना खाद आपको फवारा स्प्रेइंग के लिए डालना है। यदि आप इस टाइप से ये देने के बाद यदि इस टाइम से आप स्प्रे कर सकते हैं तो खाद आपका जो फसल है वो अच्छे ढंग से आ सकती है। ये सोयाबीन के बारे में हो गया। ड्रिप से यदि देना है, कोई लोग ड्रिप से भी देते हैं, नहीं देना होता है, ये बड़ा खाद देना नहीं होता है। ड्रिप से देने के क्या करना है आपको, परिस 19 20 किलो बढ़त के लिए, शाखा फुटवाई के लिए जो आपको छिड़काव में बताया 1261 फूल आने में 05234 फलियों में बिग बी। ये जो मात्रा देनी है 20 किलो 15 किलो 20 किलो, ये हर हफ्ते आपको 5-5 किलो देने, एक ही टाइम में 20 किलो छोड़ना नहीं है। और ये छोड़ने का तरीका ऐसा है कि आपको पहला थोड़ा पानी, बाद में खाद और थोड़ा पानी। यदि आप ये कर सकते हैं तो इसका भी आपको उपयोग अच्छे ढंग से होता है और फसल आपकी अच्छी रह सकती है। कपास के अंदर क्या करना चाहिए, बुआई से पहले या बुआई के समय डीएपी का 1 बैग और 1 बैग पोटैश का, और राइजर यहाँ पे क्यों देना है आपको कि कपास की जब जड़ें निकलेंगी वो अच्छे ढंग से बढ़ेंगी, और जितनी अच्छी जड़ें रहेगी उतना वो जमीन में का जो उर्वरक है वो लेना चालू करेगा और कपास का पौधा अपना बढ़ना चालू हो गया। बुआई के 25 दिन के बाद इसको खाद जो देना है आपने को 75 दिन या 80 दिन तक कपास को खाद देना है। 25 दिन के बाद में यूरिया की 1 बैग और सल्फर 1.5 किलो, 50 दिन के बाद में डीएपी आधा बैग, पोटैश आधा बैग और यूरिया का 1 बैग, और 75 दिन के बाद में 75-80 दिन यूरिया आधा बैग और बिग बी। मैंने जो बताया आपको कि ये जो खाद जो है, समझो यूरिया यहाँ पे देना है तो आपको 2 टाइम में एक ही बैग देना है, 1 बैग एक टाइम मत दो, आप 2 टाइम में दीजिए उसको। और जैविक खाद का भी वैसे ही वापर करिए। 30वें दिन में एनपीके बूस्ट डीएक्स 500 ग्राम डालिए, 60वें दिन में पीच बूस्ट डीएक्स और केलिप डीएक्स 500 ग्राम, और 80वें दिन में एनपीके बूस्ट डीएक्स 500 ग्राम। यहाँ पे एनपीके क्यों दिया गया है, यहाँ पे पौधा भी हरा रहना चाहिए, और जितना पौधा हरा रहेगा उतनी आपकी जो दूड़ियां रहती है उसको भी जान आनी चाहिए। इसलिए एन बोले तो नत्र की आवश्यकता है, इसलिए आपको यहाँ पे एनपीके बूस्ट डीएक्स 500 ग्राम दिया गया है। और छिड़काव जैसा आपको सोयाबीन में बताया वैसे इसमें छिड़काव बता रहा हूँ। 20 से 30 दिन में 19 100 ग्राम 125 ग्राम। जब कलियां और फूल आती है तो 1261 टिंडे बनने की अवस्था आता है 70-80 दिन में तो 05234, और टिंडे परिपक्व, टिंडा यदि आपका अच्छा पक्व बनना है, बड़ा बनना है, उसको उसमें का जो ये होता है बीज होता है उसको ज्यादा वजन मिलना है तो आपको 13045 या तो बिग बैग 125 ग्राम ये आपको 20 लीटर पंप के लिए वापरना है। ड्रिप का भी अवलोकन जैसा है उसको आपको बताया है सोयाबीन में, उसी ढंग से आपको ड्रिप का भी करना है। तुअर के अंदर बुआई से पहले या बुआई के समय तुअर या अरहर, इसके लिए आपको बहुत सही ढंग से वापर करना है और ज्यादा नहीं करना है। डीएपी या 12-32-16 या 14-35-14 या 10-26 1 बैग और 1 बैग पोटैश 25 किलो, और दानेदार गंधक वो लीजिए, या दानेदार गंधक नहीं हुआ तो सल्फा बूस्ट ले सकते हो आप 2 किलो, और जिंक सल्फेट जरूरी है वो 5 से 10 किलो। बुआई के बाद रासायनिक खादों की आवश्यकता नहीं होती है, इसको बुआई के टाइम में जो देना है वो दे दीजिए। जैविक में एनपीके बूस्ट डीएक्स जैसा आपको कपास में और सोयाबीन में बताया मैंने उसी टाइम से करना है। और सिर्फ 80वें दिन में फली का विकास करना है, जो फली होती है उसका अच्छा आपको भरना चाहिए, उसका दाना बड़ा होना चाहिए, तो आपको एनपीके बूस्ट डीएक्स 500 ग्राम वापरना जरूरी है। और छिड़काव यदि करना है तो आपको 19 125 ग्राम, बाद में शाखा फुटवाओं के लिए 1261 टॉपअप, और फ्लावरिंग के टाइम में 05234 और दाने भरने के टाइम में 13045 या तो बिग बी।
ये नीचे की जो टिप है ये बहुत महत्वपूर्ण है। मिट्टी के पर्याप्त नमी होना आवश्यक है। यदि आप पानी सिंचाई दे रहे हैं तो पानी देने के तुरंत बाद ये खाद्य डाल देते हैं तो इसका उपयोग आपको अच्छे ढंग से हो सकता है। मकई के अंदर प्रति एकड़ में बुआई और पेरनी के टाइम में 10-26-26 2 बैग, जिंक सल्फेट 10 किलो, एनपीके बूस्ट डीएक्स 250 ग्राम ये डाल सकते हैं। यदि आपको 10-26-26 नहीं मिलता है तो 12-32-16 है, 9-24-24 है, 8-21-21 है, 15-15 है, 19-19 है। ये कोई भी खाद जो मिलेगा अच्छे कंपनी का खाद लेके आप ले सकते हैं। 20 से 30 दिन के सिर्फ यहाँ पे मकई के लिए आपको जिंक सल्फेट और एनपीके बूस्ट डीएक्स ये डालना ही डालना है, इसकी बहुत जरूरत है। इससे आपको ये खाद पूरा मिल जाएगा। यूरिया का 1 बैग और पी बूस्ट डीएक्स 250 ग्राम, 40 दिन में यूरिया 25 और केलिप डीएक्स 250 ग्राम। और जैविक खाद के अंदर जैसा आपको हर क्रॉप में बताया वैसी ढंग से आपको डालना है। और घुलनशील के अंदर जो स्प्रे करने हैं 19-19 दाना भरने की अवस्था में आपको 052-34 और भुट्टा यदि पक्का होता है और पूरा भरना चाहिए तो आपको 13-045 या बिग बी 125 ग्राम ये आपको देना छिड़काव करना चाहिए। मक्का में ड्रिप के लिए यदि आप जनरली रबी खरीफ का जो मक्का होता है वो ड्रिप में होता नहीं है, वो आपके ऊपर के बारिश में आता है। रबी का और समर का जो मक्का लगाते हैं उसके लिए आपको ड्रिप पर वो लगाते हैं लोग। तो ड्रिप के अंदर पहला यदि आप ये जो खाद है ये यदि देने के बाद में ड्रिप से आप ये खाद दे सकते हैं। 20 किलो 19-19 052-34 13-045 बराबर है। आप जब परिस 19-19 20 किलो देते हैं 5 किलो 4 बारी में महीने के अंदर, हफ्ते में 5 किलो। तो इसके अंदर क्या करना चाहिए, आपने दूसरे हफ्ते में एनपीके बूस्ट डीएक्स आधा किलो छोड़ना है और उसके साथ में जिंक चिलीटेट मिलता है तो वो 500 ग्राम छोड़ना है। और इसके साथ में भी दूसरे टाइम में आपको पी बूस्ट और केलिप डीएक्स और यहाँ पे भी पी बूस्ट और केलिप डीएक्स आप छोड़ सकते हैं। ये इसके साथ जब जैविक खाद आप छोड़ोगे तो फायदा क्या होगा मालूम है, ये जो दिया हुआ खाद है ये पूरा आपके फसल को मिल जाना चाहिए। इस ढंग से यदि आप करते हैं, इसको जैविक खाद साथ में देते हैं तो आपकी फसल अच्छी ढंग से आ सकती है। ज्वार और बाजरा में 10-26-26 9-24-24 15-15 19-19 जो खाद आपको मिलेंगे वो अच्छे लीजिए। जिंक सल्फेट एनपीके बूस्ट डीएक्स और यूरिया और बाद में यूरिया। जैविक खाद में जैसा आपको बाकी फसलों में बताया गया है उसी टाइम में एनपीके बूस्ट डीएक्स पहले बढ़त के टाइम में जब भुट्टा निकल जाता है परागीकरण चालू होता है उसमें 052-34 अपना पी बूस्ट डीएक्स। उसके बाद में आखिरी के टाइम में यदि कर सकते हैं तो एनपी और केलिप डीएक्स ये आप दे सकते हैं और स्प्रेइंग कर सकते हैं। जनरली ज्वार बाजरा में बहुत सारा कम पैमाने में स्प्रे होता है पर भी कुछ कर सकते हैं तो 19-19 है 052-34 है 13 ये स्टेप से आप वापरेंगे तो अच्छा रहेगा, कोई बात नहीं। मूंग उड़द के अंदर आपको 20-20-013 या 24-24-08 या डीएपी 1 बैग बुआई करते टाइम में। इसके बाद फसल के किसी भी रासायनिक खाद डालना नहीं चाहिए। मूंग को एक ही बात है, जैविक खाद 30वें दिन में आपने कोई 500 ग्राम एनपीके बूस्ट डीएक्स, 60वें दिन में आपको पी बूस्ट और के लिफ्ट का ड्रेंचिंग करें और आखिरी जब फली आपके पूरी भर गई है, हरी है, पूरा जो फली होती है पूरे दाने तो आप एनपीके बूस्ट डीएक्स देते हैं तो आपको वो फली का वजन दाना जब निकालोगे आप तो उसकी भी आपको देखने के में भी उसकी भी आपको अच्छे से दिखाई पड़ेगा। व्यापारी बोलेगा कि भाई बहुत अच्छा आपका फसल है। और स्प्रेइंग करते टाइम में आप इस टाइप से पहले बढ़त के टाइम में 19-19 फूल और कुछ फलियां होती है तो 052-34 और जब परिपक्व होती है बनना चालू होती है फली तो परिस 13-045 या तो बिग बी 125 ग्राम। इस टाइप से आपको ये बताया गया है। आप इस टाइप से यदि खाद का प्रबंधन करते हैं तो आपका जो पैसा है वो सही ढंग से फसल को मिलेगा और आपकी उपज में बढ़त होगी। धन्यवाद, नमस्कार।